नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या भारत बनेगा चीनी ईवीज का डंपिंग ग्राउंड। यहाँ पे ईवीज का मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो आजकल हम इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहाँ पर इसका मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। डंपिंग ग्राउंड, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड का मतलब समझने वाला है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड का मतलब ये नहीं है जैसे हम कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं उसे हम एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वहाँ पर कचरा फेंक दिया। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि चाइना जो है क्या करता है, किसी भी चीज़ को अगर प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि वो हमारा खिलौने ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है, और वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो करता क्या है, किसी और देश को इसका निर्यात कर देगा। यानी कि जो भी उसने खिलौने बनाए, मान लीजिए भारत के बाजार में ही उसने निर्यात कर दिए, तो करेगा क्या, यहाँ के मार्केट को कैप्चर करेगा। और उससे होगा क्या, जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ पर जो खिलौने बना रहे हैं, उनकी इनकम कम हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे, क्योंकि जो चीन ने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। अब यहाँ पर जो ईवीज हैं, ईवीज का जो मामला आ रहा है, इससे होगा क्या कि हमारे यहाँ का जो ट्रेड है, अगर वहाँ के ईवीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस होगा। साथ ही साथ हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, यानी कि जीडीपी है, हमारी इकोनॉमी जो है भारत की, उस पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अब ऐसा होगा क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है, ये सब हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो अपने घरेलू ऑटोमोबाइल के उद्योगों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, जो हमारा अमेरिका है और जो यूरोपीय संघ है, इसने चीन के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर बहुत बड़ा एक टैरिफ लगा दिया है, यानी कि एक आयात शुल्क लगा दिया है, एक टैरिफ लगा दिया है, जिससे होगा क्या कि उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ईवीज की कॉस्ट वहाँ पर बढ़ जाएगी। और ऐसा उसने करा क्यों है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि अपने यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मार्केट में बने रहें, क्योंकि चीन से जो ईवीज आते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है कम। अब देखिए, ये तो करा है अमेरिका और यूरोपीय संघ ने, लेकिन यहाँ पे हम भारत की बात क्यों कर रहे हैं, भारत को इससे क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें, पहले की चीज़ें देखें, तो जब भी यूरोपीय संघ या अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी अन्य उत्पाद, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं, कोई भी अन्य उत्पाद हो, खिलौने हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, तो इन उत्पादों को अगर अस्वीकार किया है, अपनी मार्केट में बेचने के लिए मना किया है, प्रतिबंध लगाया है, तो चीन ने भारत में इन उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। यानी कि वहाँ का असर सीधा किस पे पड़ रहा है, हमारे भारत पे पड़ रहा है। भारत उन सभी उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बन जाता है जिन्हें यूरोपीय संघ या अमेरिका अस्वीकार कर देती है, अपने मार्केट में बेचने से मना कर देती है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ईवीज के केस में ऐसा नहीं है उसने अस्वीकार कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो इनडायरेक्टली उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इसका माल बहुत कम बिकेगा, सामान बहुत कम बिकेगा। यहाँ पर हम बात किस किस की कर रहे हैं, अमेरिका और यूरोपीय संघ, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, अमेरिका और यूरोपीय संघ की दोनों की अलग अलग नीतियां हैं, लेकिन टैरिफ दोनों ने ही बढ़ाया है। जो यूएस के यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इन्होंने क्या कहा है कि चीन से निर्मित जो भी वस्तुएं होंगी उन पे हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। और ख़ास करके उन्होंने किसको टारगेट करा है, ईवीज को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्पेशली टारगेट करा है। और कहा है कि जो चाइना के ईवीज हैं, चाइना से जो ईवीज आ रहे हैं उन पर टैरिफ कितना होगा, पहले वहाँ पर टैरिफ कितना था, तकरीबन 25% तक वो टैरिफ था, उसे बढ़ाकर 90 to 100% कर दिया गया है। यानी कि कितना बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 4 गुना तक इसे बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ किया क्या गया है, ये तो सिर्फ ईवीज का है, व्हीकल्स का है। व्हीकल्स में क्या लगा होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें मेन होती है उसके अंदर जो होती है बैटरी, यानी कि जो लिथियम बैटरी उसके अंदर यूज़ होती है। अब यहाँ किया क्या गया है, जो चाइना से लिथियम बैटरी आ रही थी, चाइना की जो लिथियम बैटरीज थी उन पे पहले टैरिफ कितना लगता था, पहले टैरिफ लगता था 7.5%। कितना लगता था, 7.5%। अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25%। ये भी तकरीबन 3 गुने से ज़्यादा है, यानी कि ट्रिपल से ज़्यादा इसे कर दिया गया है। अब ये कदम उठाने का उद्देश्य क्या है उनका, कि अमेरिका का जो बाज़ार है
वहाँ पर जो प्रतिस्पर्धी मूल्य बने हुए थे, क्योंकि क्या था, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स के मूल्य ज़्यादा थे, चाइना के मूल्य कम थे। तो अब क्या होगा कि जो ये हमने ईवीज़ पर क्या करा है, चाइना के ईवीज़ पर जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से ये जो प्रतिस्पर्धा थी वो कम हो जाएगी, उससे बचा जा सकेगा। ये चीज़ थी हमारी सिर्फ अमेरिका के पक्ष में। अगर बात करते हैं यहाँ पे यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ ने क्या किया है, यूरोपीय संघ ने अभी कुछ ऐसी घोषणा ये नहीं करा है कि हम अभी से लागू कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जुलाई से जो भी हमारे यूरोप में आयातित चीनी ईवीज़ होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, कार होंगी स्पेशली, उन पर टैरिफ कितना लगेगा, उन पर कितना एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। तो यूरोपीय संघ ने क्या कहा है, कितना एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा, 38.1%, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 38% तक का जो है एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा हमारी चीन से जो भी ईवीज़ वो आएंगी, कारें वहाँ पर आएंगी। और जो यूरोपीय आयोग भी जो चाइना की जो सब्सिडी दी जा रही है, चाइना में जो सब्सिडी का तरीका है, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है, या कहीं ना कहीं उसे कंपेयर करके अपने यहाँ के टैरिफ बढ़ा के क्या कर रहा है, उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। तो उसने क्या करा है, जो चाइना की सब्सिडी को संबोधित करने के तरीके पर विचार करते हुए एक्स्ट्रा टैरिफ का एक प्रस्ताव रखा है। और क्या करा है कि जो सीवीज़ हैं उन पर जो कुल टोटल जो फाइनल जो टैक्स लगेगा, टैरिफ शुल्क लगेगा, वो कितना प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, 50% तक उसे बढ़ा दिया है। यानी कि अगर हम आयात कर रहे हैं तो आयात पे शुल्क कितना बढ़ाया है उसने, 38%। लेकिन अगर टोटल टैरिफ की बात करें, कुल शुल्क की बात करें, तो कितना बढ़ा दिया है, 50% तक उसे बढ़ा दिया गया है। ये उसने किस लिए करा है, ऑब्वियस सी बात है, अपने यूरोप के जो निर्माता हैं, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो वहाँ के लोकल बाज़ार में काम करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाव के लिए, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकें। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि सबसे पहले देखिए कि है क्या, जो वैश्विक बाजार में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और जिससे हो क्या रहा है कि अमेरिका और जो हमारा यूरोप है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा हो रही है। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ है, अमेरिका की एक कंपनी है टेस्ला, उसके सीईओ कौन है, एलन मस्क हैं। उन्होंने अपनी एक चिंता जाहिर करी है। उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है ईवीज़ में वैश्विक स्तर पर क्या कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और इससे होगा क्या कि अधिकांश जो कार की कंपनियां हैं ये उन्हें पीछे छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा। ईवीज़ जो हैं हमारी चाइना की, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, और बाकी जो अदर कंपनीज़ की कारें हैं वो पीछे हो जाएंगी, चाहे वो हमारी फ्यूल कार हो, चाहे ईवीज़ की कार हो। यहाँ पर एलन मस्क ने ये बात कही है। अब दूसरा क्या है, जो हमारे अमेरिका और यूरोपीय संघ में टैरिफ में वृद्धि से भारत में डंपिंग ग्राउंड बनने की चिंता बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है, हमने आपको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें, अपना ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें, तो जो भी चीनी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जो हमारे अमेरिका या यूरोप के बाज़ारों में प्रवेश नहीं कर पाते या विफल हो जाते हैं, तो वो उनका क्या किया जाता है, मूल्य संवर्धित जो हमारा यहाँ भारत का बाज़ार है इसमें उतार दिया जाता है। चाइना यहाँ पर लाके अपना सारा सामान को डंप कर देता है, और यहाँ के मार्केट में वो आराम से उसका सामान पूरा बिक जाता है, क्योंकि मूल्य बहुत कम है। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन चाइना से अगर कोई सामान आ रहा है उसकी कॉस्ट कम है। अब मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल दें, मान लीजिए 2 साबुन है, एक निविया का है, एक लक्स का है, ठीक है, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। अब आपको अगर एक साबुन का कॉस्ट है 25 रुपये, मान लीजिए लक्स की कॉस्ट है 25 रुपये और निविया की है 30, तो आप कौन सा लेना प्रेफर करेंगे, जो 25 रुपये का है, यानी कि जो लक्स साबुन है आप उसको लेना प्रेफर करेंगे। अब वहीं पे अगर इसकी लक्स की कॉस्ट बढ़ाकर 35 कर दी जाए तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ आ जाएंगे, निविया पे आ जाएंगे, आप निविया का साबुन लेना प्रेफर करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उससे हट के इंसान अगर सेम उसे बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्या करेगा, कम कॉस्ट का सामान लेना चाहता है। हर कोई यही चाहता है, हम भी यही चाहेंगे, आप भी यही चाहेंगे। अमेरिका टेस्ला जैसी कंपनी की बदौलत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे रहा, या सबसे आगे था। लेकिन अभी पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, जो चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली है और अमेरिका को भी इसने पीछे कर दिया है। यानी कि अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी कभी नंबर 1 पर हुआ करती थी, अब वो नंबर 1 से उतरकर कहाँ आ गई है, नंबर 2 पर आ गई है। और नंबर 1 पर कौन है, हमारी चाइना की BYD,
यानी कि बिल्ड योर ड्रीम। ये कंपनी का नाम है, चाइना की कंपनी है ये हमारी किस पे आ गई है, नंबर 1 पे आ गई है। और इसने क्या करा है, टेस्ला को पीछे कर दिया है, यानी कि टेस्ला को नंबर 2 पे पहुंचा दिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं, जो चीन है, चीन का दबदबा किस कारण से है, किस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में इसका दबदबा बन रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप भी इससे डर गए हैं और इन्होंने क्या करा है कि हमारे मार्केट में हम इसे अलाउड नहीं करेंगे और हम इसका टैरिफ बढ़ा देते हैं तो ये अपने आप ही मार्केट से हमारे बाहर हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, चीन का ऐसा क्या दबदबा है, क्योंकि चीन ने क्या करा है, अभी हाल ही में चीन ने पिछले 5 सालों के अंदर अंदर हमारा जो वैश्विक स्तर पर ईवी की बिक्री है उसमें लगभग 60% तक जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, चाइना की है। अब ये जो 60% की हिस्सेदारी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इसकी आपूर्ति की श्रृंखला में हमारा जो चाइना है एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ हो क्या रहा है कि इसमें जो लिथियम और आयन की जो बैटरीज हैं उसके लिए जो घटक चाहिए, उसके लिए जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये जो लिथियम और आयन की जो बैटरी होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये निर्यात कर रहा है, कहाँ, बाहर अपने देश से निर्यात कर रहा है। चाइना के पास जो लिथियम के भंडार है जो किस में काम आ रहे हैं, लिथियम की बैटरी के रॉ मटेरियल में काम आ रहे हैं। उसको ये कितना शोधन कर सकता है, 70% तक ये शोधन करने की इसकी क्षमता है और इतना ये शोधन कर सकता है। और इसके घटकों के लिए 85 to 95% तक उत्पादन की क्षमता है, यानी कि जितना लिथियम उसने निकाला, मान लीजिए उसने 100 किलो लिथियम निकाला तो उसमें से 85 से 95% से वो उत्पादन करके बैटरियां बना सकता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि जो हमारा चाइना है, चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यानी कि ईवीज का विकास किस तरीके से हुआ। तो देखिए चाइना में जो ईवीज का विस्तार शुरू हुआ वो तकरीबन कब से शुरू हुआ, 2001 से ये शुरू हुआ, जब यहाँ पर बैटरियाँ बनने लगी, मोटर्स और उससे संबंधित अन्य तकनीकों पे अनुसंधान होने शुरू हुए, यानी कि उन पर रिसर्च होनी शुरू हुई। और उसके काफ़ी टाइम बाद यानी कि तकरीबन 1 दशक बाद चीन ने क्या करा, चीन ने अपनी जो घरेलू ईवीज थी, घरेलू ईवी के खरीद को बढ़ावा देने के लिए क्या करा, सब्सिडी देनी शुरू कर दी। यानी कि अभी जैसे आपने भारत में भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहे थे उन्हें स्कूटी की कॉस्ट में कुछ सब्सिडी दी जा रही थी। सेम चीज़ उन्होंने क्या करी, जो अपने यहाँ की घरेलू बनी हुई यानी कि अपने स्वदेशी रूप से विकसित जो भी ईवीज थे उन पर उसने सब्सिडी देना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि उसने जो आयातित ईवीज थे यानी कि जो वो आयात करता था उसमें जो उसे टैरिफ का सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ रहा। अब घरेलू सामग्री से ही, घरेलू रूप से ही तैयार हुई जो चीज़ें थी यानी कि जो ईवीज थे उन्हें वो उसने अपने मार्केट में उतार दिया। तो एक तो वो टैरिफ से बचा जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बूम हुई। अब उसकी वजह से हुआ क्या, उसे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, अपने ईवीज के लिए उसे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, वो अपने घरेलू बाजार पर ही निर्भर हो गया, यानी कि आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा चाइना है, चाइना को ईवी से आर्थिक लाभ क्या हो रहा है और आर्थिक लाभ के साथ साथ ही इसे और क्या लाभ हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो इसे आर्थिक लाभ हो रहा है इसमें है क्या कि ये जो आयातित तेल है, चीन की निर्भरता उस पर कम हो रही है। यानी कि चीन जो आयात करता था तेल का यानी कि पेट्रोल, डीजल या ऑयल जो ये निर्यात करता था बाहर से, उस पर इसकी निर्भरता कम हो रही है, क्योंकि अब क्या है, ईवीज किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी तेल पर निर्भरता कम हो रही है। और अगर आपको बताएं तो चाइना कितना ज़्यादा इस्तेमाल करता था, चाइना की खपत कितनी थी तेल में, तो चाइना का खपत तकरीबन 3/4 हिस्सा, इसकी जो टोटल खपत थी उसमें व्हीकल्स पे 3/4 हिस्सा ये खपत होती थी, किसकी, चाइना की तेल में। तेल की 3/4 हिस्सा किस में खपत हो रही थी, जो व्हीकल्स थे। और ये किससे, अमेरिका से भी ज़्यादा थी। अमेरिका में भी इतनी खपत नहीं हो रही थी, अमेरिका से भी ये ज़्यादा है। अब जब इतना ज़्यादा ये तेल अपना निर्यात कर रहा था तो अब हो क्या रहा है कि इसके तेल को निर्यात करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि उसके जो व्हीकल्स हैं वो बैटरी से चलने लगेंगे। अब दूसरा होगा क्या कि यहाँ पर
जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसमें अगर ये कोयले की निर्भरता पे कम होकर और जो हमारे सोलर एनर्जी या जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे हाइड्रो है या जियोथर्मल एनर्जी है, इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाता है तो होगा क्या, ये अपने शहर को शुद्ध कर पाएगा यानी कि वायु प्रदूषण से बचा पाएगा और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उससे भी अपने शहर को बचा पाएगा। ये तो हुआ चीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ हम भारत के बारे में कि जो भी ये सब कुछ हो रहा है इससे भारत के लिए क्या खतरा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बता रहा है आपको कि भारत चीनी ईवीज के लिए एक लक्षित बाजार बन सकता है, क्योंकि चीन में जो मजबूत ईवीएम इकोसिस्टम है और वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, जो विकसित देश हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और विकसित देशों में जो स्थापित बाज़ार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश हैं उनमें अभी अभी उन्होंने ईवीज़ पर काम करना शुरू करा है, यानी कि यहाँ पर जो उद्योग है वो नवजात हैं, यानी कि अभी अभी उन्होंने स्टार्ट करा है। वहीं पे कोई अगर एक्सपीरियंस्ड ईवी बेचने वाला आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर विकसित देशों में कौन कौन से देशों को नुकसान हो सकता है, तो देखिए जैसे भारत है, लैटिन अमेरिका है और दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उन सब के लिए ये क्या बन सकता है, चाइना का लक्षित बाजार बन सकते हैं ये सारे देश, और इन सब के बाजारों को खतरा हो सकता है। अब आगे देखिए, जो एमएसडब्ल्यू में स्थित दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो स्टेलेंसिस है, जो क्रिस्टलर, स्टोयन, फिएट और जीप जैसे बड़े ब्रांडों के मालिक हैं, इन्होंने क्या कर सोचा था पहले कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में चीनी संयुक्त से यानी कि चीन के साथ मिलकर एक उद्यम भागीदार के लिए लीप मोटर से ये जो है इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगे और स्थानीय निर्माण करेंगे, यानी कि भारत में ही उसका निर्माण करेंगे। हालांकि ये कंपनी जो है स्टेलेंसिस, ये अभी भी तमिलनाडु में ईवीज का निर्माण कर रही है, लेकिन उसने क्या सोचा था, चाइना के साथ मिलकर हम ये करेंगे, लेकिन भारत ने इस पर रोक लगा दी है। भारत ने अपनी नीतियां बनाई हैं जिसकी वजह से उस पर रोक लगाई है और भारत को अभी और भी नीतियां ऐसी बनाने की ज़रूरत है जिससे वो अपने बाजार की रक्षा कर पाए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। भारत ने अपने ईवी क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में प्रारंभिक कदम उठा रहा है, यानी कि अभी हुआ क्या है, भारत क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है, ईवीज बनाना स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल स्टार्ट ही करा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने कार नहीं उतारी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी जो स्कूटीज़ हैं वो नहीं है, बाइक तो शायद अभी है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है, तो अभी स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें जो चाइना के ईवीज का अगर आगमन होगा तो उसे रोकने के लिए एक स्थायी और प्रतिस्पर्धी ईवी बाजार को बढ़ावा देने के लिए हमें पूरी तरीके से यानी कि सावधानी पूर्वक निगरानी करनी होगी सरकार को, और रणनीति योजना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हमें अपने बाज़ार को बचाना है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा भारत है, भारत की जो नई ईवी नीति थी वो कब लागू हुई थी, तो 15 मार्च 2024 को भारत ने एक नई ईवी नीति की घोषणा करी थी। इसका उद्देश्य क्या था, हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों की स्थायी विनिर्माण के में निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि क्या चाह रहा था कि हमारे यहाँ की जो कार्स हैं उसमें उनको बढ़ावा दिया जाए, हम अपने ईवीज को बढ़ावा दें। अब तीसरा क्या है, भारत सरकार ने सीबीयू इलेक्ट्रिक कारों के आयात की अनुमति देगी। क्यों? वहाँ की न्यूनतम लागत, बीमा सहित और वहाँ के माल ढुलाई सहित टोटल जो मूल्य है वो अगर 30 लाख के करीब है और उस पर जो ये टैरिफ लगाएगी, अपना आयात शुल्क है वो 15% है, तब ये अनुमति देगी आयात की, अदरवाइज हमारी भारत सरकार इसको अनुमति नहीं देगी। अब यहाँ पर 5 साल की अवधि के लिए लागू होगा। क्या लागू होगा, तो यहाँ पर जो भारत में निर्माता हैं वो एक कारखाना स्थापित कर पाएँ और उसमें कितना, कम से कम उन्हें $500 मिलियन का निवेश करना होगा। इस तरीके का एक इन्होंने योजना तैयार करी है कि इतना निवेश करके अगर वो यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर 5 साल की अनुमति दी जाएगी। काय के लिए, यहाँ पर निर्माण करने के लिए। आगे चलते और देखते हैं कि भारत में ईवी जो है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनका बाजार क्या है। भारत का जो ईवी बाजार है, देखिए एक तो क्या है, भारत का ईवी बाजार छोटा है लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
तो ये माना जा रहा है कि 2023 में जो यात्री वाहनों की बिक्री है वो साल दर साल कितनी बढ़ती जाएगी, 10% की वृद्धि हो रही है। तो भारत में जो ईवीज हैं, जो नॉर्मल वाहन हैं, उनमें कितनी हो रही है, 10% हो रही है। लेकिन ईवी की बिक्री को ये माना जा रहा है कि 2023 में ये तकरीबन दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। अगर आज 10 बिक रहे हैं तो ये 20 बिकने लगेंगे। 2023 का ये आंकड़ा बताया गया है। और इस वृद्धि के बावजूद भारत में जो कुल यात्री वाहनों की बिक्री में ईवी की जो हिस्सेदारी है वो कितनी होगी, केवल 2%, जो कि अभी बहुत कम है। इसे और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। कितनी होगी, टोटल में केवल 2% होगी, जबकि चीन में ये लगभग कितनी है, 38% है। चीन में कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं, टोटल वाहन के 38% हैं। तो भारत में इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जो हमारा टाटा मोटर्स है, भारतीय ईवी बाज़ार में अग्रणी है, यानी कि टाटा मोटर्स की जो हिस्सेदारी है बाज़ार में, वो अगर टोटल ईवीज़ की देखी जाए तो 2/3 है, 2/3 है। अब यहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप जो है, और BYD और MG मोटर्स भी इसमें उभरती हुई कंपनियां हैं, यानी कि धीरे धीरे ये भी इसमें निर्माण शुरू कर रहे हैं। और विशेष रूप से अगर बात करें महिंद्रा की, तो 2023 में अपने पोर्टफोलियो में केवल एक ईवी के साथ 2400+ से अधिक जो है इसने वृद्धि दिखाई है, यानी कि इतनी ज़्यादा ये वृद्धि दिखा सकता है। भारत की जो सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, यानी कि जो मारुति सुजुकी, हमारे भारत में क्या है, मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। इसने अभी तक ईवी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और माना जा रहा है कि ये कर सकता है। लेकिन भारत में जो टेस्ला की कंपनी के जो कारें हैं उसमें भी इस साल के अंत तक, यानी कि 2024 के अंत तक भारत में ईवीज़ के आने की उम्मीद है, जो कि अभी तक टेस्ला कंपनी की ईवीज़ भारत में नहीं आई हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत का जो ईवीज़ का इकोसिस्टम है वो अभी शुरुआती चरण में, यानी कि अभी उसने चलना शुरू करा है। तो गवर्नमेंट की जो नीति है उन्हें इससे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन पर निर्भर होनी चाहिए यहाँ की नीति, जिससे हो क्या कि जो हमारी रिलायंस है, जो ओला है, एक्साइड है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसकी तरफ आकर्षित हों और वो यहाँ पर ईवीज़ में जो अपना निवेश है वो करना शुरू कर दें। और यहाँ पर क्या हो, ईवीज़ का एक बड़ा मार्केट तैयार हो पाए, ताकि यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी हैं, बाहर के जो प्रतिद्वंदी आ रहे हैं, उनसे हम अपने आप को बचा पाएं और हम आत्मनिर्भर हो पाएं, किसमें, ईवीज़ के क्षेत्र में। आगे देखिए, आगे क्या है, भारत सरकार ने 2003 में BYD को भारत में कारखाना लगाने से रोक दिया था। अभी जो मैंने बात करी थी कि BYD के साथ मिलके कारखाना लगाने वाले थे, तो उसे रोक दिया था। BYD क्या है, ये चाइना की कंपनी है। क्या नाम है इसका नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स। ठीक, तो बिल्ड योर ड्रीम्स नाम की जो ये चाइना की कंपनी है, इसे यहाँ पर कारखाना लगाने से भारत ने रोक दिया था। और काउंटर पॉइंट रिसर्च का जो अनुमान है, उसके अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत के बाजार में ईवीज़ की बिक्री कुल यात्री वाहनों की बिक्री का 1/3 हिस्सा होंगी, यानी कि 1/3 हिस्सा हो जाएगी। कितना, ईवीज़ का, 2030 तक। ये याद रखिएगा, कब तक, 2030 तक। और 2030 तक ही हमारा क्या है, ज़ीरो इमिशन का हमारा एक टारगेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज की वीडियो से संबंधित प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी है। नीचे आपको नाम दिए हैं, टेस्ला, बिल्ड योर ड्रीम्स, वॉल्क्सवैगन, स्टेलेंसिस। अब इन चारों में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो अभी ईवीज़ का सबसे ज़्यादा निर्माण कर रही है, सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं समझ में आ रहा है आंसर तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से वीडियो को देख लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए।